मॉर्निंग एवरीवन, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। आज हम लोग लखनऊ सेंटर में हमारी आज क्लास से हम लोग लाइव आए हैं। देखिए हम लोग आज क्या है कि हम लोग 15 दिन का एस्टिमेशन का कोर्स हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ जितने इंजीनियर्स बैठे हैं ये सारे मेरी क्लास से जो है आज एक एक चीज़ में प्रेजेंटेशन देंगे। Good morning friends, my name is Dharmendra Chauhan and recently I have just completed my BTech from Swami Vivekananda Institute of Engineering and Technology and it's just located in Punjab. So आज हम बात करेंगे what is slab beam. Slab beam होता क्या है? It's a flat horizontal elements of a structure between two supports take transverse loading transfer load to the column. ये होता है कि फ्लैट होता है और हॉरिजॉन्टल शेप का होता है जो अपना लोड WL/2 के फॉर्म में कॉलम थ्रू ट्रांसफर कर देता है ग्राउंड में। और इसका हम फॉर्मवर्क कैसे करते हैं? फॉर्मवर्क मतलब होता है शटरिंग। इसका शटरिंग हम कैसे करते हैं? तो शटरिंग हम ऐसे नहीं कर लेते हैं। शटरिंग जो करने के लिए हम लोग वाटर लेवलिंग थ्रू करते हैं, नहीं तो ऐसा करेंगे तो पता चला कि हमारा उसका साइंटिफिक व्यू खराब हो जाएगा, अपीयरेंस खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसको वाटर लेवल थ्रू करते हैं। उसमें करते क्या है, हम लोग वाटर लेवल को ले लेते हैं पाइप में, ठीक, और उसमें एक हम बेंचमार्क लेते हैं। उसी बेंचमार्क के थ्रू हम लोग मार्किंग करते हैं और एक टॉप तक ले जाते हैं मार्किंग करते हुए। उसी के हिसाब से हम लोग शटरिंग करते हैं। और शटरिंग करने के बाद इसका हम लोग कुछ क्लियर कवर देख लेते हैं। तो ऐसे हम लोग नॉर्मली सबको पता होगा कि कॉलम के लिए क्लियर कवर क्या होता है और बीम के लिए क्लियर कवर क्या होता है। तो हमारा बीम के लिए क्लियर कवर होता है 25 mm और हमारे ड्राइंग के हिसाब से हम लोग रेनफोर्समेंट ले लेते हैं और इसका कवर वगैरह जितना स्पेसिंग वगैरह होता है तो हम अपने ड्राइंग के अनुसार ले लेते हैं। और अगला मेरा स्टेप आता है कंक्रीट कास्टिंग। कंक्रीट कास्टिंग कैसे करते हैं, जिसमें हम लोग को सब चीज दे रहे कि M20 लेना है, M25 लेना है। M25 होगा तो 1:1:1 का ले लेंगे, मतलब जो भी मेरा होगा जो ड्राइंग के हिसाब से ले लेंगे। जो भी मेरा जो गिवन रहेगा, जितना mm का बार गिवन रहेगा, सब चीज हम ड्राइंग के अनुसार ले लेंगे। और सबसे मेन चीज है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हम इसलिए करते हैं कि कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, हनीकॉम्ब वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, तो ज्यादा उसका लाइफ ड्यूरेबल नहीं रहता है। सीपेज भी आ जाएगा क्या हमारे उसमें सीलिंग में? सीलिंग में सीपेज आ सकती है अगर हम शटरिंग करते हैं, उसको अच्छे से टेपिंग करते हैं, ठीक, और कुछ लिक्विड वगैरह आते हैं उसको लगाते हैं ताकि मेरा सीपेज वगैरह नहीं हो, बाहर नहीं निकले, और उस हनीकॉम्ब से मतलब उससे भी बच सकते हैं। तो हम लोग शटरिंग को भी अच्छे से करते हैं ताकि कॉम्पैक्शन करते समय हमारा बाहर फट नहीं जाए, ये जो कंक्रीट है मेरा बाहर आ नहीं जाए, सीपेज वगैरह नहीं हो उसमें। तो वही जो मैंने अभी बताया हनीकॉम्ब के बारे में, अगर हम वाइब्रेटर का यूज नहीं करेंगे, कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो हनीकॉम्ब आएगी और मेरा मतलब जो भी हम लोग क्लेम करते हैं कि 70 साल जाएगा, पता चले कि 10 साल में ही टूट गया है। तो इसको थोड़ा देखना पड़ता है। कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सब कर लिए, सब चीज तो कर लिए, कॉम्पैक्शन भी अच्छे तरह से कर लिए, अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी उसका। तो क्यूरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्यूरिंग हम उसका कम से कम 14 दिन तक करते हैं। 14 दिन अप टू तक 14 डेज तो जाता ही है। तो क्यूरिंग भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यूरिंग को हम लोग ध्यान में ही रखेंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग स्लैब। स्लैब होता क्या? तो स्लैब होता है कि इट्स अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय बीम्स एंड कॉलम्स टेक्स ट्रांसवर्स लोडिंग ट्रांसफर लोड टू द बीम। ये भी एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि हमारे बीम के ऊपर सपोर्टेड रहता है। बीम के ऊपर सपोर्टेड रहता है और ये बीम थ्रू कॉलम में लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है WL/2 के फॉर्म में। तो इसका भी हम लोग शटरिंग करते हैं। और इसमें तो कुछ हम लोग देखते हैं जो हम लोग इसमें प्रॉप्स लगाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान। ऐसे प्रॉप्स 2 टाइप का होता है, एक वुडन प्रॉप्स होता है और एक मेटालिक होता है, स्टील का होता है। तो वैसे हम लोग जब भी हम उसका स्पेसिंग देते हैं, वुडन का स्पेसिंग और मेटालिक का, तो वुडन का मेरा होता है लगभग 600 से 750 mm का डिस्टेंस होता है और हम लोग 90 डिग्री पे रखते हैं। इधर उधर ऐसा नहीं कि 60-45 रख दिया तो हमारा थोड़ा कुछ चेंजेज आ जाएंगे, फिनिशिंग अच्छी से नहीं होगी। और हम लोग स्टील का लेते हैं, कम से कम 900 से 1200 mm उसका स्पेसिंग लेते हैं। इसमें भी शटरिंग हम लोग ऐसे करेंगे कि शटरिंग हमको करते समय देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टेपिंग वगैरह किया हुआ है और इसमें थोड़ा गैप देते हैं ताकि मतलब कि थोड़ा वर्ड्स वगैरह नहीं बने। इसको टेपिंग अच्छा देते हैं, इस पर लिक्विड हम लगाते हैं ताकि मेरा फिनिशिंग अच्छी आए, थोड़ा रप्चर नहीं मिले, हमारा जो नीचे का है चाहे ऊपर का है उस पर नहीं मिली। इसमें भी हम लोग वाटर लेवलिंग से हम लोग सेंटर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर लेते हैं हर एक जगह पे, ठीक। हम लोग नीचे से टेपिंग लगाकर, मीटर लगाकर उसे लेबर से बोलते रहते हैं कि हाँ देख लो कि उतना तक है या नहीं। हम लोग यहीं से सारा चीज करते हैं और शटरिंग वगैरह पर हम यहीं से करते हैं, ठीक है। जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अच्छा फिनिशिंग नहीं देगा। तो शटरिंग के बाद हम लोग चलते हैं क्लियर कवर।
हाँ देखिए, क्लियर कवर हम चाहे हम कॉलम का बात करें या बीम का बात करें या स्लैब का बात करें, हमारा एक ऐसे साइज का होता है, ठीक है, 50 mm का, 40 mm का, 25 mm का, 20 mm का ये साइज होता है, ठीक। हम इसको लगाते हैं ताकि मतलब अच्छे तरह से मेरा कवर मिले। इसमें भी हम रेनफोर्समेंट जो हमारा ड्राइंग बोलेगा, जो हमारे ऊपर के लोग बोलेंगे, जो भी ड्राइंग में गिवन दिया रहेगा कि हमारा स्पेसिंग इतना रहेगा, जो मेरा रॉड का mm साइज होगा उस सब मेंशन रहेगा, उस हिसाब से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो इन सब का जो एस्टिमेशन निकलता है स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में निकलता है, हाँ, इसमें हम उसी समय इलेक्ट्रिक वायरिंग का भी काम कर ले। अगर उस समय नहीं करेंगे तो हम लोग बाद में उसका करेंगे तो या तो अच्छा लुकिंग खराब हो जाएगी, अंदर से दिखेगा, बार हमको भेजना पड़ेगा, नहीं तो दीवार को काटना पड़ेगा, स्लैब को काटना पड़ जाएगा, तो उस तरह से हमारा स्लैब और दीवार का स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाता है। इसलिए हम लोग उसी समय वायरिंग का, इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे जैसे होगा वो सब तो हम कर लेंगे। अब इसका भी हम लोग कास्टिंग देखेंगे, जैसा हमारा ड्राइंग बोलेगा वैसा हम कंक्रीट का ग्रेड लेंगे और कास्टिंग करेंगे, या मैकेनिकली करें या मशीन से करें। और इसमें भी मेरा वाइब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम लोग कॉम्पैक्शन कंक्रीट का बहुत जरूरी होता है। कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो वही मैंने पहले ही बताया था कि कुछ हनीकॉम्ब वगैरह आ जाएंगे और इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसमें भी है क्यूरिंग भी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने पहले ही बात कर चुका है इसके बारे में। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस। अब बताइए कि घर बना दिए, स्टेयरकेस बनाएंगे नहीं तो चढ़ेंगे कहाँ? कोई सुपरमैन तो है नहीं कि उड़कर चले जाएंगे, तो स्टेयरकेस बहुत जरूरी होता है। स्टेयरकेस होता है क्या? सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। स्टेप्स बहुत सारे सीरीज का स्टेप्स होता है, और ये होता क्या कि कनेक्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से कनेक्ट रहता है। इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे कि हम लोग राइजर निकालना पड़ता है, तो राइजर हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो मेरा टोटल हाइट को लेते हैं और हम साइज ऑफ राइजर ले लेते हैं, जो कि हमारा गिवन रहेगा, कमर्शियल बना रहा है कि हम लोग पर्सनली बना रहे हैं, वो सब चीज गिवन रहेगा, उस हिसाब से हम लोग राइजर निकाल लेंगे। राइजर निकालने के बाद हम लोग स्टेप्स कैसे निकालते हैं? राइजर से हमेशा -1 रहता है स्टेप, हमेशा एक स्टेप्स को कम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टेप्स निकाल लेंगे, राइजर भी निकाल लेंगे, और इससे हम सबसे इसमें मेन पार्ट होता है बेस स्लैब। बेस स्लैब होता है कि जो हम लोग ये वाला पार्ट होता है, ये वाला चीज होता है, यहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ पर जो हम लोग कंक्रीटिंग कर चुके हैं, तो बेस स्लैब होता है। इसका हम लोग एरिया क्यूबिक मीटर में निकालते हैं, L/B/H करके। हाँ, इसमें भी हम लोग स्टेपिंग करते हैं। वैसे हम लोग बहुत टाइप का स्टेयरकेस होता है, वैसे हम लोग डॉग लेग का ही उपयोग किया, मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप होता है, स्पाइरल होता है, कर्व होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर स्टेयरकेस कास्टिंग कर देते हैं, जैसे मैंने शटरिंग कर दिया, फ्रेम लगा दिया, फिर कास्टिंग कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, सब चीज हमारा गिवन रहेगा ड्राइंग में कि हमारा स्पेसिंग कितना लेना है, रॉड का, बार का, मतलब हर एक चीज दिया रहता है। हाँ, और ये हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम स्टेयरकेस लेते हैं तो बाद में और पीछे जगह यहाँ पर कुछ बच जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रिक वॉल देते हैं, और इसमें हम लोग कुछ फिलिंग वगैरह करते हैं। अगर ज़्यादा बजट रहा तो सैंड वगैरह फिलिंग कर सकते हैं, मगर कम रहा तो ब्रिक्स वगैरह डाल सकते हैं, मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सैंड फिलिंग यहाँ पर फिलिंग का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हो चुका है, हम साइड व्यू से इधर दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है मेरा। इसके बाद थैंक यू। Good morning, engineers. I am Vikas Kumar. I came from Patna, Bihar. Recently, I completed my graduation in Andhra Pradesh. Now I am coming in Lucknow for improving my skill and joining Civil Guruji. Today I am discuss about painting and plastering. It is the best important part of the building. Now I start my PPT. हम लोग का सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लास्टिक करने का, तो हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ये हम लोग का जो प्लास्टिक वर्क होता है, ये हम लोग का वाल को एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है। हमारा जो एक्सटर्नल वाल होता है हर तरह का मौसम को झेलता है, कभी बारिश हो गया, कभी तूफान आया, विभिन्न तरह का घटनाओं को, प्राकृतिक जो होता है नेचुरल इफेक्ट को झेलता है, जिसके कारण हम लोग बाहरी दीवार को सख्त बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक वर्क करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। स्मूथ बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि किसी प्रकार का इंसेक्ट हो गया या स्नेक हो गया, वो हम लोग के घर के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि प्लेन सरफेस पे वो लोग चल नहीं पाते। उसके बाद हम लोग इसका ये भी फ़ायदा देखते हैं कि धूल जो भी होते हैं, धूल या कुछ भी वेदरिंग इफेक्ट टिक नहीं पाते, दीवार पर स्लाइड करके नीचे गिर जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं क्या, ये डेकोरेटिव इफेक्ट को बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं रूम के अंदर, अगर यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ होता तो भद्दा दिखने में लगता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को वरिन्स जो हम लोग का काई लगता है, हम लोग गांव घर में देखते हैं कि हरा हरा रंग का जो होता है सरफेस बन जाता है हमारे दीवार के बाहर, जहाँ पर भी पानी कैनाल उनाल बहता है उसका इफेक्ट कारण हरा हरा कैनाल आ जाता है, जिसके कारण बहुत तरह का समस्या हो जाता है, पैर स्लिप कर जाता है, दिखने में भद्दा लगता है। उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किसके माध्यम से,
प्लास्टरिंग के माध्यम से। अब आते हैं कि ये मेनशिप को भी ढक देता है, जो हमारे दीवार को कमज़ोर तरीके से बनाए, टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, उसको भी ढक कर घर को आपका सुंदर बना देता है, ताकि दिखने में इफेक्ट अच्छा आए घर का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है हम लोग को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ता है कि अच्छा प्लास्टर क्यों करें, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चीप और इकोनॉमिकल होता है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं। आजकल हम लोग जानते हैं कि 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में 160 रुपये के आसपास पड़ता है। तो आपका 1 कट्ठे का ज़मीन यानी 1361 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, तो आपको कम से कम 15 से 16 लाख रुपया लग जाता है। तो उतना बड़ा प्रॉपर्टी को यार बचाने के लिए हम लोग कुछ और खर्चा नहीं कर सकते हैं, 1-1.5 लाख रुपया और ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग अच्छा प्लास्टर करने के लिए काम करते हैं। ये प्लास्टर क्या होता है, हार्ड और ड्यूरेबल होता है। ये जो सरफेस को है हार्ड कर देता है, काफ़ी लंबे वक्त तक हमारे दीवार को सुरक्षित रखता है। हम लोग एक्चुअली जानते हैं, वी आर सिविल इंजीनियर, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग, कि हम लोग का जो वार वेंटिंग होता है ये प्राकृतिक यानी वातावरण के संपर्क में आने से मॉइस्चर कंटेंट करता है, जिसके कारण कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है। धीरे धीरे कर इफेक्ट जो है इसका घटता जाता है और ये वर्कबिलिटी घटता है, स्ट्रेंथ घट जाता है। जो हम लोग के इंजीनियर होते हैं वादा करते हैं कि आपको घर बना रहे हैं 100 साल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये जंग जो है धीरे धीरे जंग लगता है सर, ये अंदर अंदर ही कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण छत हम लोग कोलैप्स कर सकता है, उसको इफेक्ट करता है। एक बाउंड्री वाल की तरह काम करता है, बाहरी वेदर को बाहर ही रहने देता है, अंदर की ओर प्रवेश नहीं करने देता। आगे की हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये हमारे जो वाल में मॉइस्चर आ जाते हैं, जैसे कि हम पीछे बोले हैं, मॉइस्चर को भी ये कंटेन कर देता है, अंदर आने नहीं देता। दीवार में हम लोग सीलन उलन देखते हैं, उसको आने नहीं दिया जाता है। इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो आइए सिविल गुरुजी के साथ और आप विस्तार से जानिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये गुड वर्कबिलिटी देता है। प्लास्टर हम लोग 3 तरीके से करते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये CPW नॉर्म्स के अनुसार कहा गया है। 3 तरीके से हम लोग प्लास्टर करते हैं एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। ये अपना सीलिंग हो गया, इंटरनल वाल, एक्सटर्नल वाल हो गया। इसके एक्सटर्नल वाल को, इंटरनल वाल को और सीलिंग को विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीलिंग बार को। सीलिंग जो होता है ये 6 mm प्लास्टर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 mm क्यों प्लास्टर करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जब हम लोग सेंटरिंग करते हैं और सेंटरिंग करते हैं तो हम लोग के बीच में जो प्लाईवुड होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह जाता है, जिसके कारण अनइक्वल शेप आ जाता है। उस इक्वल शेप को मेंटेन करने के लिए छोटी सी परत देते हैं, 6 mm का परत देते हैं, जिसके कारण वो परत ढक जाए और हमारा जो डेकोरेशन का वो काम है अच्छा हो जाए। इसके बाद हम लोग जो है इसमें टिप्पी लगाते हैं। हाँ, हम लोग का मेजर प्रॉब्लम होता है टिप्पी का। हम लोग गांव घर में देखते हैं जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उनको पता नहीं होता है 6 mm क्या है, 4 mm क्या है, लेकिन हम लोग उसके लिए एक टिप्पी बनाते हैं। 6 mm का एक टिप्पी बना लेते हैं, मोटार का बना लेते, सीमेंट पेस्ट का। आप उसको बनाकर चिपका दीजिए, 2-3 पॉइंट लेकर चिपका दीजिए। उस मिस्त्री को बता दीजिए आपका ये डेडलाइन है, इससे बाहर मत बढ़ी, नहीं तो हमारा कॉस्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण आपका सरफेस बहुत मस्त आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसका रेशियो 1:3 ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सीलिंग का वर्क हो रहा है। अब देखते हैं इंटरनल वाल। इंटरनल वाल जो होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरनल वाल में क्या होता है, मेसन जो होता है इसी फेस के तरफ काम कर रहा होता है, जिसके कारण उसके पास एक प्लम्बा होता है। प्लम्बा से लेवलिंग ले लेता है हर पॉइंट का, जिसके कारण इक्वल शेप में हमारा ब्रिक वर्क फिनिश होता है, जो कि देखने में हम लोग का स्मूथ लगता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं। 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारा वाल चिकना हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में ही। और इसका मोटार रेशो 1:4 ले सकते हैं आप, ये बेटर वर्कबिलिटी के लिए। आपका दीवार से गिरेगा भी नहीं, चिपचिपा भी नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देख सकते हैं इनर वार कैसे काम हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग आउटर वाल प्लास्टरिंग। आउटर वाल प्लास्टरिंग होता है, ये हम लोग का बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। इसमें हम लोग 50 mm का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाहर की थोड़ा मोटाई ज़्यादा होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मौसम को झेलने का काम हम लोग का एक्सटर्नल वाल ही करता है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट मीटर स्क्वायर में करते हैं। इसका रेशियो जो है कहीं 1.5, 1:5 एंड 1:6 लिया जाता है। इसमें भी आप टिप्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। ये आप देख सकते हैं आउटर वाल प्लास्टरिंग कैसे हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट क्या होता है प्लास्टरिंग में, क्या क्या डिफेक्ट आता है। ब्लिस्टरिंग और प्लास्टरिंग सरफेस, हम लोग का सरफेस देखते हैं कहीं कहीं पर लीक कर जाता है, कहीं कहीं सॉइलिंग आ जाता है, जैसे कि आप इस बिल्डिंग में भी देख सकते हैं। ये सॉइलिंग आ जाने के कारण हम लोग का बिल्डिंग का वर्कबिलिटी घट जाता है और पेंट का कॉस्ट सारा बर्बाद हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्रैकिंग होने से हम लोग का क्या क्या होता है। ये हमारा इम्परफेक्ट वाल का जो है
बैकग्राउंड ख़राब कर देता है, स्ट्रक्चर डिफेक्ट कर देता है बिल्डिंग में, क्रैकिंग आने के कारण सौंदर्य घटा देता है हमारे बिल्डिंग का। श्रिंकेज आ जाने के कारण भी हमारा जो प्लास्टरिंग का वर्क घट जाता है। और ये सारा कांड जो होता है ये मेसन के अनस्किल्ड होने के कारण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दीवार में इस प्रकार से कड़ेक आ चुका है। हाँ, इंजीनियर भी अपने लापरवाही के कारण ऐसे कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देने के कारण होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग, प्लास्टरिंग का वर्क फिनिश कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का प्लास्टरिंग खत्म होता है तो हमारे ये डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पर हरा या कहीं पे हल्का ब्राउन टाइप का आपका कमरे बन जाते हैं, एक अलग तरह का रूम आता है। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लास्टरिंग करने के बाद 14 दिन तक क्यूरिंग जरूर करिएगा, मोर वर्कबिलिटी के, क्योंकि इसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दीवार में जो भी प्लास्टरिंग किए हैं स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ये आसपास का मॉइस्चर कंटेन करके एक दूसरे को कमज़ोर करते जाएंगे। इसीलिए आपको 14 दिन तक कंटिन्यूस एटलीस्ट 10 डेज तो करना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग आते हैं पेंटिंग वर्क। जो भी प्लास्टरिंग किए हैं उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग पेंटिंग वर्क करते हैं। तो पेंटिंग वर्क करने से पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टरिंग वर्क करने के दौरान बहुत जगह पर जो हमारे सीमेंट मोटर का पेस्ट होते हैं गिर जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट को घेर लेते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए आपको एक तार ब्रश लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आप जो भी आते हैं ये मैकेनिकल केमिकल इस्तेमाल करके उसको रिलीज कर देते हैं। पूरी तरह से उस सरफेस को आप क्यूरिंग कर दीजिए, उसके बाद पूर्ण रूप से ड्राई कर दीजिए, उसके बाद पेंटिंग का स्टार्ट करिए। आज मॉडर्न टाइम में हम लोग पेंटिंग 4 प्रोसेस से कर पाते हैं। पहले हम लोग वाइट पेंट करते हैं, इसके बाद हम लोग पुट्टी करते हैं, इसके बाद प्राइमर करते हैं, लास्ट में पेंट डालते हैं, जिसके कारण हमारा वॉल का वर्कबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग मेजर मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर, वाइट वाश। वाइट वाश हम लोग का क्या है? हाँ, वाइट वाश हम लोग फर्स्ट लेयर पेंटिंग करते हैं। वाइट वाश करने का मतलब यही होता है जो भी हमारा दीवार क्लीन किए हैं बाय ब्रश के माध्यम से, उसको हम एक प्रॉपर लेयर प्रोवाइड करें। ये पतला सा घोल होता है, ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं होता। इसको ये डिपेंड करता है वाल पे, आप किस प्रकार के वाल, अगर ओल्ड वाल आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको वो 1 से 2 कोट इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू वाल है तो आपको 3 या इससे ज़्यादा कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह हाई विजुअलिटी, जो आगे चल के हम पेंट करने वाले वो काफ़ी विजुअल हो, उसका विजुअलिटी काफ़ी हो, शाइनिंग अच्छी हो। कैसे होते हैं वाइट वाश आप देख सकते हैं, काफ़ी पतले लेयर हैं वाइट वाश के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुट्टी का। पुट्टी जो हमारे वाल में सीमेंट और ये पेंटिंग प्लास्टरिंग हुई है, सीमेंट और सेंट के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, मॉलिक्यूलर गैप रह जाता है, जिसको भरने का काम करता है। ये पीओपी की तरह काम करता है। एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसका पेस्ट को लेप लगाते हैं। इसका हम लोग 2 कोट करते हैं, प्रॉपर शेप में आ जाने के लिए, पूरी तरह से स्मूथ कर देने के लिए करते हैं हम लोग पुट्टी करते हैं। आप लोग यहाँ पे पुट्टी का इमेज देख सकते हैं, और हमारे रूम में भी पुट्टी हुए हैं, इसको भी फिल कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये प्राइमर एक्चुअली है, जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद कभी कभी फट जाते हैं, पेंट प्रॉपर शेप में रह नहीं पाते हैं, तो पेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइमर जो होती है हमारी, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी पेंट को, इसलिए हम इसको पहले प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि प्राइमर किया जा रहा है। लास्ट हम लोग पेंट करते हैं। ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है पेंट। पेंट करने के दौरान हम लोग मल्टीपल कंपनी को चूज कर सकते हैं। आजकल एशियन पेंट काफ़ी चर्चित पेंट है, इसके साथ टाटा पेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन चूज योर पेंट। ये आप देख सकते हैं पेंट जो हमारे वाल को प्रॉपर शेप में लाते हैं, ये शाइनिंग को, रूम को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पेंट वर्क हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में आप कोई आपके पास क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।